हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक कक्षा 10वीं विषय भूगोल। हम 8वां पाठ अर्थव्यवस्था और व्यवसाय भारत और ब्राज़ील इन दो देशों की जानकारी देख रहे। पहले भाग में हमने ब्राज़ील और भारत का कुछ भाग देखा है और दूसरे भाग आज हम देखने वाले हैं। विषयाध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। प्रकरण 8 अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। हमने भाग 1 में कुछ जानकारी भारत और ब्राज़ील की देखी है। अभी हमें जो कृषि के बारे में भारत और ब्राज़ील इन दो देशों में जो खेती की जाती है उसके बारे में जो चर्चा करनी है, पाठ में जो देखना है वह आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। भारत खेती। भारत में जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए भारत खेती सकल घरेलू उत्पाद में ब्राज़ील की तुलना में भारत कृषि का योगदान अधिक है। आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। जैसे कि ब्राज़ील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है, ये ध्यान में रखना है। कृषि में जो कार्यस्थल जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है, यानी भारत में जो इतनी भी जनसंख्या है उसमें से 60% जनसंख्या खेती करने में, और भारत का जो भूभाग है वो भी 60% ही कृषि के अधीन है। इसके भी पीछे कुछ कारण है। तो उसमें से हम विस्तृत मैदानी प्रदेश, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु और जो लंबी अवधि और विविधता, ये जो कारण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वो कारण भी हमें महत्वपूर्ण है, ऐसा समझना है। तो भारत में जो खेती की जाती है उसमें कौन कौन से भाग है, कौन कौन से फसल है, वो खाद्य फसल चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबड़, पटसन इत्यादि नकदी फसलें भी ली जाती है। और इसके अलावा भी भारत में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मकई इन प्रमुख खाद्यों का भी उत्पाद किया जाता है। तो ये वह भारत के खेती में मिलने वाला फसल उत्पाद जो भी है। इसके अलावा हमें मत्स्य उत्पादन की भी जानकारी यहाँ लेनी है। भारत मत्स्य उत्पादन, भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की भी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यही इस भाग में हमें यहाँ देखना है। देखो, भारत में समुद्री एवं मीठे पानी की मछली का उत्पादन लिया जाता है और भारत इसमें अग्रसर है ब्राज़ील से। कैसे? क्योंकि मीठे जल में ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य उत्पादन करने में भारत अग्रसर माना जाता है। तो ये मत्स्य उत्पादन आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। रोजगार निर्माण भी होता है, पोषण का स्तर भी इससे बढ़ता है एवं इसका एक्सपोर्ट करने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसलिए मत्स्य व्यवसाय का उपयोग यहाँ किया जाता है। ज़्यादातर भारत में देखो, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोग के आहारों में भी हमें मछली देखने को मिलती है। भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 7500 किलोमीटर का सागरीय तट वहाँ है। तो उस किनारे में मछली पकड़ने का जो कार्य किया जाता है, वो कार्य करने में जो मत्स्य उत्पादन होता है उससे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में मछली का उत्पादन, सिर्फ समुद्री मछली का उत्पादन 40% है। उसमें कौन कौन सी मछलियाँ हो सकती है? वशी, बांगड़ा, बम्बील, सुरमई, पापलेट, झींगे इत्यादि जलचर। इसमें दो भागों में हम देख सकते हैं, जैसे कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में केकड़े, हिल्सा, रावस ये यहाँ के प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये हुआ खारे पानी का यानी समुद्री का। मीठे पानी में भी नदियों, नहरों
जलाशयों आदि में भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है। उसमें से कतला, रोहू, चोपड़ा इत्यादि मीठे पानी की प्रमुख मछलियां भी हमें देखने को मिलती है। इन दोनों को मिलवा के देश के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 60% योगदान मीठे पानी की मछलियों को मिलता है। यानी ज्यादा से समुद्री मछलियों से मीठे पानी की मछलियों को 60% योगदान मिलता है। ये आपको ध्यान में रखता है। ये हुआ भारत के मत्स्य उत्पादन के बारे में जानकारी और अर्थव्यवस्था के बारे में उसकी जानकारी हमने ली। अभी हमें देखना है खनन कार्य। भारत का जो खनन कार्य है उस खनन कार्य के बारे में हमें यहाँ देखना है। भारत में छोटा नागपुर पठार है, उस पठार को खनिजों का भंडार माना जाता है। यहाँ जो खनन कार्य बड़े पैमाने से चलते हैं ना, उसमें से आने वाले जो अलग अलग राज्यों के भाग आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में कोरबा भाग कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। असम में दिग्बोई, महाराष्ट्र के पास अरब सागर में बॉम्बे हाई, जैसे कि जो बॉम्बे हाई है उसमें खनिज तेल निकाला जाता है, उसमें कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी में जो गोदावरी नदी है उसके मुहाने के पास खनिज तेल का बहुत बड़ा भंडार अभी अभी मिला है। और राजस्थान में जो संगम रवर है, आंध्र प्रदेश में जो कडप्पा है, इस पत्थरों की खाने भी वहाँ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी हमें जो अरब सागर में बॉम्बे हाई, गुजरात में कलोल, कोयाली में कच्चे तेल के जो कुएं हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ चर्चा करना जरूरी है। अभी देखना है हमें ब्राज़ील में जो उद्योग है इस खनन कार्य पर आधारित, भारत और ब्राज़ील में इन दो उद्योगों के बारे में यहाँ जानकारी हमें देखनी है। भारत और ब्राज़ील जो उद्योगों के लिए प्रमुख उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें से पहले हम ब्राज़ील में जो उद्योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लौह, इस्पात, वाहन संयोजन यानी वाहन बांधनी, जैसे कि हमारे यहाँ का महिंद्रा का प्रोजेक्ट है वैसा, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश ब्राज़ील के उद्योगों में ज़्यादातर किया गया है। प्रौद्योगिकी के आधार पर उद्योग भले ही बढ़ रहे हो, पर पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों का भी ब्राज़ील में अच्छा विकास हुआ है। देखो बच्चों, बड़े उद्योगों का जो केंद्रीकरण है ब्राज़ील में ज़्यादातर कहाँ हुआ है, हमें यहाँ देखना हो तो हम उसकी जानकारी देख सकते हैं कि मैं यहाँ आपको इस मानचित्र में दिखा सकता हूँ कि बड़े उद्योगों का जो केंद्रीकरण है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व भागों में, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व भागों में यह हुआ है। ये जो मैं यहाँ रेखांकित किया उस भागों में ज़्यादातर हुआ है। पूर्वोत्तरी एवं पश्चिम प्रदेशों में विकास कम हुआ है। यानी ये जो भाग है इतना, इस भागों में बहुत ही कम तरीके से उद्योगों का विकास हुआ है, ऐसा हम यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो हमें जानकारी अपने पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी तो वो आप देख सकते हो। अभी हमें देखना है भारत उद्योग। भारत के उद्योगों में जो कच्चे माल की उपलब्धता है, ऊर्जा संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, इसकी जो मांग है, इस मांग कारकों के कारण उद्योगों में असमान वितरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। भारत में सभी जगह उद्योग एक जैसे नहीं है। जैसे कि देखिए हम देख सकते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में भी धार्मिक खनिजों के भंडार है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। पूर्वोत्तरी भाग में यानी पूर्व भागों में। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर उपलब्ध जो कोयला है और लोह और अयस्क की भंडार है, ये हम यहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में जो तांबा, सीसा और जस्ता, कर्नाटक में लौह, इस्पात, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तमिलनाडु में एल्यूमिनियम उद्योग विकसित हुए हैं, ये भी हम देख सकते हैं। कृषि पर भी आधारित बहुत उद्योग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि कपास, पटसन और चीनी उद्योग के केंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेशों में ही ज़्यादातर हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अवजड़ होने के कारण उसी कच्चा माल जहाँ उत्पाद किया जाता है उसी भागों में उस उद्योगों का विकास वहाँ हुआ है। जैसे कि उदाहरणतः महाराष्ट्र चीनी उद्योग बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग है, पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग है और कागज, प्लाईवुड, माचिस, राल, लाख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण भी यहाँ ज़्यादा
बृहत्तर पैमाने पर किया जाता है। जैसे कोयाली, दिबोई, नुनमती, बोनगाई गांव तेल शुद्धिकरण के कारखाने वहाँ देखने को मिलते हैं। और गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ऐसे तरीके से असमान जो वितरण भारत का हमें देखने को मिलता है वो भी हमें यहाँ देखना है। इसके अलावा यहाँ जो कुछ सिंबल उद्योगों के माध्यम से दिए हैं, जो प्रतीक चिन्ह कहा जाता है, जैसे कि देखो ONGC। अभी ये जो ONGC है, ये ONGC किस उत्पाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि वायु है जो जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिस जिस भागों में तैयार किया जाता है तो ये ONGC का होता है। देखो ये दूसरा है I, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी जहां इस्पात लोह का उत्पाद किया जाता है इस स्टील प्लांट के लिए, इसके लिए ये I ये सिंबल दिया जाता है। अरे तो आप जान सकते हैं कि दूध के उत्पाद के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। आर्य दूध बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको अमूल दूध पता है, वैसे ही आर्य का भी एक बहुत बड़े प्लांट हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं। CLW ये रेल उत्पादन के लिए, जैसे देखो चित्तरंजन का जो इसका लॉन्ग फॉर्म ही CLW का होता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ऐसा किया जाता है। तो भारतीय रेल का ये उत्पाद है। इसके अलावा भी कुछ भाग इसमें दिए हैं तो वो भी आप यहाँ जानकर ले सकते हैं। जैसे कि आखिरी में जो RCF का दिया है, उस RCF का भी खेती के उत्पाद के लिए जो खाद बनाया जाता है उसके लिए, जैसे कि राष्ट्रीय सीड फर्टिलाइजर्स ऐसा कुछ कहा जाता है, उसके लिए सिंबल ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भारतीय उद्योगों के आधार पर दिए गए प्रतीक चिन्ह है। देखो निर्यात और आयात जो व्यापार संतुलन है, ये जो अंक है US डॉलर में दिए, इसका भी थोड़ा सा उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। देखो पहले भाग में यहाँ वर्ष दिया है, दूसरे में निर्यात आयात दिया है। ये भारत का और ब्राज़ील का भी निर्यात आयात दिया है। इससे हमें पता चलता है कि भारत निर्यात कितना और आयात कितना करता है और ब्राज़ील निर्यात कितना करता है और आयात कितना करता है। ये हमारे समझ में इस तख्ते से आ सकता है। या आप घर पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर या अपने पाठ्यपुस्तक के पन्ना नंबर 58 पर उसका इस्तेमाल करके आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं और समझकर लिख सकते हैं। देखो यहाँ एक ग्राफ दिया है, सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का जो योगदान दिया है, भारत का भी दिया है और ब्राज़ील का भी दिया है। जैसे कि देखो दो रंग के ग्राफ में जो अलग अलग रंग दिखाए हैं, उसमें से अलग अलग देश हमें समझ में आ जाते हैं। जैसे कि ब्राज़ील का लाल रंग से और भारत का नीले रंग से यहाँ देने का प्रयास हुआ है। तो इसका भी सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का जो योगदान है, वो योगदान इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो एक ब्रिक्स BRICS और इसके आधार पर कुछ सवाल यहाँ पूछे गए हैं, इस सवालों के जवाब भी आपको वहाँ लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पूछा है इस संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है। B का ब्राज़ील है, R का रशिया है, I का इंडिया है, C का चाइना है और S का साउथ अफ्रीका है। तो इस सभी 5 देशों को मिला के ब्रिक्स एक समूह बना है और इनका उद्देश्य भी जो उद्योग समूह और उसका विकास करने के लिए बनाया गया है। इस पर आधारित कुछ सवाल पूछे गए, उस सवालों के जवाब आप पाठ्यपुस्तक में और जनरल नॉलेज के आधार पर आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।